बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला का वालिद शाह हुसैन मीर साहब के घर मेहमान था। वो यहाँ तीतर का शिकार खेलने आया था। मीर गुलाम अली तालपुर उस वक्त सिंध असम्बली के स्पीकर भी थे। ये वो ज़माना था जब सूबा सिंध का सदर मकाम हैदराबाद था और सिंध असम्बली का इजलास दरबार हाल में मुनक्किद होता था। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल एक साबिक ब्यूरोक्रेट था जिसने लियाकत अली खान को गरीब आदमी का मशहूर ज़माना बजट बनाने में मदद की थी। ये मलक गुलाम मोहम्मद बाद में सियासत में आया और लियाकत अली खान की वजारत उज़्मा में वज़ीर ख़जाना मुकर्रर हुआ। यही वो शख्स था जिसने पाकिस्तान का वो पहला 5 साला मनसूबा तहरीर किया जिसकी एक कापी जनूबी कोरिया के हुक्मरान लेकर गए थे और इस पर अमल करने से वो आज दुनिया की मजबूत मईशतों में से एक हैं। मलक गुलाम मोहम्मद ने 12 साल मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश के एक साबिक सियासतदान और उस वक्त के कैरियर सफारतकार मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका से बुलाकर वजारत उज़्मा की मसनद पर बिठा दिया था। ये शख्स 1940 में मुत्तहदा बंगाल में हुसैन शहीद सहरवर्दी की क़यादत में काबीना का रुकन था। पाकिस्तान बनने के बाद वजारत ख़ारजा में मुलाजमत इख्तियार कर ली। अमेरिका में सफ़ीर था कि इसे वापस बुलाकर वजारत उज़्मा सौंप दी गई। इसी शख्स की वजारत उज़्मा के दौरान पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा भूचाल डिज़ाइन किया गया था। पाकिस्तान की हुक्मरान सियासी क़यादत ये समझती थी कि अगर पाकिस्तान के मगरबी हिस्से के तमाम सूबों को मिलाकर एक 1 यूनिट बना दिया जाए तो इलाकाई असबियतों में कमी आ जाएगी। इस मंसूबे का ड्राफ्ट मुमताज़ सियासतदान मियाँ मुमताज़ दौलताना ने तैयार किया जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। मोहम्मद अयूब खोड़ो उस वक्त सिंध के वज़ीर आला थे। सिंध असम्बली के 102 अरकान थे जिनमें से चंद एक के बारे में ये खतरा था कि वो 1 यूनिट के बिल की मुखालफत करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा शक सिंध असम्बली के स्पीकर मीर गुलाम अली तालपुर पर था। सियासी हुकूमत कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार न थी। 11 दिसंबर 1954 की सुबह जब मीर गुलाम अली तालपुर सिंध असम्बली के इजलास की सदारत के लिए अपने घर से दरबार हाल की जानिब रवाना हुए, सेशन अदालत के पास उनकी गाड़ी रोककर उन्हें एक पिकअप में डाला गया और थर पार कर ले जाकर एक ऊंट पर सवार करके मट्टी के इलाके में छोड़ दिया गया। असम्बली का सेशन मुनक्कद हुआ। डिप्टी स्पीकर ने सदारत की। वज़ीर आला मोहम्मद अयूब खोड़ो ने करारदाद पेश की जो 102 में से 98 वोटों की वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर करा ली गई। तालियां बजी, मुबारकबाद का गलगला बुलंद हुआ, तकरीरें हुई और शाम को मीर गुलाम अली तालपुर की अलामती गुमशुदगी ख़त्म हुई और वो अपने घर की जानिब वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी तारीख के इस पहले मुख्तसर मुद्दत के लापता होने वाले स्पीकर का आज कोई नाम भी नहीं जानता। मैंने इस दौर के अखबारात के आर्काइव्स भी देखे लेकिन उनमें भी मौसूफ का एक या दो कालमी तज़किरा है। मीर गुलाम अली तालपुर अगर आज के सोशल मीडिया के दौर में होते तो उनकी किस्मत का सितारा भी मतीउल्लाह जान की तरह चमक उठता। ट्विटर पर चलने वाला ट्रेंड जो 1000 भी मुश्किल से अबूर कर सका था अचानक मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ने लग जाए। अगले दिन आपने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के मुल्ज़िम की हैसियत से जाना था लेकिन सिर्फ एक अगवा ने आपका मर्तबा, हैसियत और मकाम ही बदल कर रख दिया। अब आप वहां आज़ादी इजहार के हीरो की तरह दाखिल हुए। सिर्फ चंद घंटे की अलामती गुमशुदगी और फिर गुमनामी से मकबूलियत की जानिब इतनी बड़ी छलांग, यह है नसीबों की बात। अगर मतीउल्लाह जान 1954 में होता तो अखबार में इसका तज़किरा तक न मिलता। अगर मीर गुलाम अली तालपुर 2020 में होता तो सिंध धरती के अजीम फर्जंद कहलाते। लेकिन एक बात तय है कि अयूब खोड़ो से लेकर आज तक भी हुकूमतों का अहमकानापन नहीं बदला। फ़र्क सिर्फ यह है कि पहले अपनी हमाकत पर पर्दा डालने के लिए मीर गुलाम अली तालपुर पर यह मुकदमा बनाया गया था कि वो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान उर्दन के शाह हुसैन को कत्ल करवाना चाहते थे। आज इतनी एहतियात ज़रूर की गई है कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ अलामती गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो मुकदमा भी दाखिले दफ्तर हो गया था और इस मुकदमे का भी मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की तारीख में सियासी इंतकाम और जागीरदाना जहनीत का हमेशा से राज रहा है। इस इंतकाम और अना ने इस मुल्क को ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी दुश्मनों से निपटने के नित नए तस्वुरात दिए हैं। 70 की दिहाई और फ़ख्र एशिया कायदे अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत थी। दुनिया भर में अभी तक मुखालफिन को लापता करने का धंधा शुरू नहीं हुआ था। लातीनी अमेरिका की आमरीयतें भी बंदा मार देती थी लेकिन ख़ानदानों को लापता अफराद का दुख और अजियत नहीं देती थी। गुलाम मुस्तफ़ा खर जो कभी भुट्टो का करीबी साथी था, जब इसके लिए शेर पंजाब के नारे लगना शुरू हुए तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का माथा ठनका। इसने इस उभरते हुए लीडर की लीडरी को दबाने के अहकामात जारी कर दिए। भुट्टो अपनी हुकूमत के तहत सियासी मुखालफिन के कत्ल
اور اغوا کے لیے ایک علیحدہ قوت فیڈرل سیکیورٹی فورس تشکیل دے چکا تھا۔ اس فورس نے پاکستان کے طول و عرض میں جس ظالمانہ اور بےایمانہ طریقے سے سیاسی مخالفین کا قتل عام کیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کا پہلا نشانہ ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے درویش صفت MNA ڈاکٹر نذیر احمد تھے۔ پھر اس کے بعد تو لائن ہی لگ گئی۔ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق، بلوچستان اسمبلی کے مولوی شمس الدین، محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی، سی پیک اتھارٹی کے سربراہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے والد ممتاز ڈاکٹر اور جماعت اسلامی کے رہنما محمد سلیم باجوہ کے علاوہ لاتعداد سیاسی کارکن جو گمنامی کی موت مارے گئے۔ بھٹو نے اپنے مخالفین کو مستقل اذیت کا شکار رکھنے کے لیے سیاستدانوں کو لاپتہ کرنے کی رسم کا بھی آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے آزاد کشمیر کے علاقے میں ایک خفیہ ٹھکانہ بنایا گیا جسے دلائی کیمپ کہتے تھے۔ غلام مصطفیٰ کھر کے معتمد خاص ممبر صوبائی اسمبلی میاں افتخار تاری اور اس کے 30 کے قریب ساتھیوں کو اغوا کر کے وہاں رکھا گیا۔ یہ افراد بھٹو کے تمام دور حکومت تک لاپتہ تھے۔ ان کے گھرانوں کو اس بات کا بالکل علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ 6 جولائی 1977 وہ مبارک دن تھا جب ان لاپتہ افراد کی اذیت ختم ہوئی اور ضیاء الحق نے انہیں وہاں سے برآمد کیا۔ دلائی کیمپ اور وہاں پر رکھے گئے افراد کی کہانی بھٹو دور میں اس وقت منظر عام پر آئی جب FSF کا ایک ہیڈ کانسٹیبل رشید الدین ان 33 سیاستدانوں پر اذیت ناک تشدد برداشت نہ کر سکا اور بھاگ نکلا۔ FSF کے اہلکار اس کی تلاش میں سرگرداں ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن رشید الدین خود بھی لاپتہ ہو گئے۔ اسے FSF کے کئی عقوبت خانوں میں رکھا گیا جن میں آخری ٹھکانہ وارسک ڈیم کے پاس تھا۔ 17 ماہ کے انتہائی اذیت ناک تشدد کے بعد اسے گھر واپس چھوڑ دیا گیا۔ وہ شخص اس قدر خوفزدہ تھا کہ اسے ہر وقت FSF کے سپاہی پیچھا کرتے نظر آتے۔ رہائی کے بعد ہی اس نے پاکستان سے رخت سفر باندھا اور یورپ میں پناہ حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ناحق قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے حابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہر نئے واقعے کے ساتھ گزشتہ تاریخ اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس ملک میں ظلم کی بنیاد رکھنے والے کا علم ہو اور وہ ان کے گناہوں میں مسلسل اضافے سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت اولیاء مقبول جان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔